हेलो एस्पेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पेंट क्लास 8 की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे और इसमें हम सारे अपने बेसिक पॉइंट क्लियर कर लेंगे। और इस चैप्टर का नाम है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन जीवन संसाधन। तो काफी इसमें टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं और ये मेंस में भी आपने देखे होंगे, ये सब टॉपिक दिए गए। ओके, तो सभी इसमें समझेंगे। और इस सीरीज की फिलहाल जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है, खास बात यही है कि हम अपने नोट्सों से इसे कवर कर रहे हैं और बुक की एनसीईआरटी की आपको जरूर रीडिंग लगानी है, क्योंकि रीडिंग लगाने से आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल यहाँ से देख लिया और अपना काम हो गया। ठीक है, तो एक बार रीडिंग जरूर लगाना और बाकी क्लासेस भी आप ये जरूर देखना, क्योंकि ये क्लासेस ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती है, केवल 20 मिनट या लास्ट 30 मिनट होती हैं। ठीक है, और हालांकि जैसे छोटी एनसीईआरटी तो कोशिश की जाती है कि 15 मिनट लास्ट हो, क्योंकि टाइम बचाना हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, होने के लिए तो ये भी लेक्चर आपके एक एक घंटे के हो सकते हैं, बट उनमें कोई फायदा नहीं होता, तो आप इनको जरूर देखें। और चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर अपना 2। चैप्टर 2 अब शुरू कर लेते हैं हम। इसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन जीवन संसाधन। ठीक है, तो हमें इसमें लगभग सारी चीजें देख लेनी है और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां समझना, एक एक पॉइंट दे रखा है और आपकी एनसीईआरटी में आपको सभी ये मिल जाएंगे। तो जैसे भूमि केवल 3% भाग पर स्थल है और आप जानते हो, और अधिकतर पानी है पृथ्वी पर, ये तो आप जानते हो। ठीक है, और फिर भूमि का उपयोग तो जैसे कृषि, वन, उद्योगीकरण, शहरीकरण, ठीक है, मानव बस्ती के लिए ये सब। और यहाँ आप साइड में देख रहे हो, ये आपकी वो है शब्दावली। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में साइड में लिखी होती है ना, बॉक्स में बंद, तो ये आप एक बार जरूर पढ़ के देखना। जैसे विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र का 30% है। ठीक है, भाग पर ही रहती है। ठीक है, और 70% भूमि पर निर्जन है, जहां कोई लोग नहीं रहते। ओके, अब जैसे भूमि उपयोग का निर्धारण कैसे करें, तो कैसे कर सकते हैं भूमि उपयोग का निर्धारण। जैसे प्राकृतिक कारक हो सकते हैं और मानवीय कारक। तो प्राकृतिक कारक में कौन कौन से? स्थल कृति, ठीक, मृदा, जलवायु, खनिज और जल। यानी कि जो प्राकृतिक कारक हैं उनमें आ जाएंगे अपने जो भी नेचर से रिलेटेड हो गई, जैसे मृदा होगी, जलवायु होगी, खनिज हो गए या जल हो गए। ठीक है, और मानवीय कैसे? जैसे जनसंख्या होगी, प्रौद्योगिकी होगी। तो इस प्रकार हम भूमि का 2 पार्ट में निर्धारण कर सकते हैं। अब देखते हैं हम भूमि संसाधन का संरक्षण। ठीक है, तो अब हम जो हमारी भूमि है, जो भूमि संसाधन है, उसका संरक्षण कैसे करें, आखिर उसे कैसे बचाएं। तो उसके कुछ उपयोग दे रखे हैं, वो हमें देखने हैं। ठीक है, जैसे वन रोपण, मतलब हम बिल्कुल भी वनों को नहीं काटें और अतिचारण पर रोक। ओके, रासायनिक उर्वरकों, मतलब जो भी खाद वगैरह होते हैं, इनकी बजाय मतलब जैविक कृषि करें। ठीक है, और वेटलैंड का संरक्षण करें, शहरी कंक्रीट जंगल की बजाय प्राकृतिक परितंत्र अपनाएं। ठीक है, और फिर भूमि का दक्ष उपयोग करें, मृदा का संरक्षण करें। तो इन सॉल्यूशन से हमारी भूमि संसाधन का संरक्षण हो सकता है। ओके, फिर आता है आपका एक भूस्खलन। तो भूस्खलन क्या होता है? तो भूस्खलन सेल, मलबा व डाल के सहारे मिट्टी के बृहद संचलन को भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब मिट्टी का एक तरीके से कटाव हो जाना और वहां मलबा आकर जमा हो जाना, तो उसको भूस्खलन कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है? जैसे भूकंप आने की वजह से, ज्वालामुखी और ग्लेशियर का टूटना, अचानक बाढ़ आ जाना, ठीक है, बादलों का फट जाना, इसके कारण भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, और केस स्टडी के तौर पर यूज करना, एग्जाम्पल यदि आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाए, जैसे उत्तराखंड व पश्चिम घाट पर भूस्खलन हमें देखने को मिलता रहता है। ठीक है, अब इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? जैसे भूस्खलन संभावित क्षेत्र की पहचान करके मैपिंग करो। जैसे अब हमें पता चल गया कि उत्तराखंड के इलाके में ज्यादा भूकंप आ रहा है, तो हम वहां मैपिंग कर सकते हैं और फिर वहां मतलब लोगों को ज्यादा जागरूक कर सकते हैं और खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा है इसमें प्राकृतिक परितंत्र का संरक्षण और वन रोपण। ठीक है, यानी कि वनों को ज्यादा से ज्यादा बचाओ, क्योंकि वन क्या करते हैं, जो जमीन होती है मिट्टी को एकदम पकड़ के रखते हैं, जो वनों की जड़ होती है, और यदि हम उन्हें काट देंगे
तो फिर मिट्टी हमारी ढीली पड़ जाती है, जिससे भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, और खनन कार्य को नियंत्रण करना, क्योंकि खनन के कारण भी हमारी मिट्टी का कटाव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ग्लेशियरों की रियल टाइमिंग की निगरानी। ठीक है, तो इनका भी हमें थोड़ा वो रखना चाहिए ध्यान, जैसे प्रतिधारी दीवारों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, भूस्खलन क्षेत्र में मानव बसा पर प्रतिबंध, जहां हमें लगता हो कि वहां ज्यादा भूस्खलन ज्यादा आते हैं तो वहां मानव बस्तियां नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाता है मृदा टॉपिक, यानी कि मिट्टी। तो मृदा कैसे बनी होती है इसके बारे में हमें यहाँ देखना है, और एनसीईआरटी में भी आप एक बार जरूर देखना। ठीक है, उसमें भी ये सब डायग्राम दे रखे हैं, तो ये वहीं से ही बना है। ठीक है, कोई अलग से डायग्राम ये यूज नहीं हुए। तो मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो ऊपरी परत होती है दानेदार कणों से बनी हुई, उसको ही मृदा या मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है कि आखिर जो मृदा है इसकी कैसे निर्माण वगैरह कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे नीचे होता है वो होता है जनक चट्टाने। ठीक है, ठीक है, यहाँ होती है जनक चट्टाने आपकी, और फिर ये होती है आपकी अपक्षीय चट्टानी पदार्थ। ठीक है, और इस इलाके में होते हैं आपके बालू गाद। ठीक है, ये सब यहाँ होते हैं, और ऊपर होती है हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ठीक है, तो मृदा का निर्माण इस प्रकार आपकी का होता है। ओके, तो अब यहाँ आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपकी एनसीईआरटी में भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। जैसे मृदा है तो इसके बारे में, जैसे जनक तो इसकी सेल हो गई। ठीक है, किससे निर्माण होता है मृदा का? सेल से। ठीक है, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज और इसकी मात्रा, ठीक है, ये सब सेल ही निर्धारण करती है। ठीक है, एक तरीके से। और फिर किस पर डिपेंड है मृदा? जैसे वनस्पति जात, ठीक है, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये भी सब इसको प्रभावित करते हैं। जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, हुमस निर्णय की दूर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और फिर समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को भी निश्चित करता है। ठीक है, तो ये मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं अपने। ठीक है, फिर आता है टॉपिक मृदा निम्नीकरण। ठीक है, तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण मृदा निम्नीकरण हो जाती है? जैसे कि वनोन्मूलन। ठीक है, वनों को अधिक काट देना, अतिचरण यानी कि वो ज्यादा चरने से। ठीक है, और फिर वर्षा दोहन के कारण भी, रासायनिक खादों का हम प्रयोग करते हैं उसके कारण भी भूस्खलन व बाढ़। ठीक है, अब संरक्षण देखने, हम उपाय देखने आखिर मृदा को हम कैसे बचाएं, तो मेंस में भी आपके आ सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे मलचल बनाना। ठीक है, और फिर वेदिका फ्रम बनाना, जैसे कि आपको एनसीईआरटी में इनके दिख जाएंगे डायग्राम कैसे बनाना है। तो केवल आप अपना इन्हें थोड़ा थोड़ा इनका नाम ही याद रखना। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में, क्योंकि 150 या 250 नंबर में लिखना होता है। अब वहां इतने डिटेल्स में तो लिखोगे नहीं कि वेदिका फर्म बनाना ही लिख के आओगे। ठीक है, तो जिस प्रकार डायग्राम दिख रहे हैं आपको केवल इतना ही बनाना है। ठीक है, और जैसे कि रक्षक की श्रृंखलाएं बनाना, जैसे तटीय व सूक्ष्म क्षेत्र में, और वृक्षों की श्रृंखला। ठीक, और फिर समोच्च रेखीय जुताई करना, जहां पहाड़ी के क्षेत्र आपको लगे या पहाड़ी का ढाल हो वहां। ठीक है, और फिर चट्टाने के बाएं तथा भिन्न भिन्न फसलों को रुकांतर कतारे में लगाएं। ठीक है, जैसे कि आप एनसीईआरटी में अपनी देख रहे होंगे फसलें हमें फिर इस टाइप की लगानी चाहिए। ठीक है, इस कारण मिट्टी बच सकती है। ओके, फिर आ जाता है जल। तो जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, भूमि पर 3/4 में उपलब्ध है। ठीक है, कल आपने एक चैप्टर पढ़ा था संसाधन। तो जल तो हमारे पास वो भी है जो कि खारा है, और महासागरों में जैसे प्रशांत महासागर में, क्या वो भी संसाधन है? तो वो संसाधन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। संसाधन वो होगा जो हमारे पास काम का है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल और लिया था लकड़ी वाला, जैसे सूखी लकड़ी हो या गीली, जब आपको जरूरत है सूखी लकड़ी की तो उस समय आपके लिए वो सूखी लकड़ी संसाधन है, ना कि गीली लकड़ी। ठीक है, और फिर यहाँ आगे देखते हैं हम अपनी जल की उपलब्धताओं की समस्या क्या क्या है। जैसे पीने योग्य जो अलवणीय जल की उपलब्धता 1% से कम है। ठीक है, क्योंकि आधा तो लवणीय है, यानी कि जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। 99% पानी में जो पृथ्वी पर उपलब्ध है नमक की मात्रा ज्यादा है। ठीक है,
और शहरीकरण व औद्योगिकरण के कारण नदी व झील प्रदूषित हो रही हैं, ठीक है। और शहरी आदर्श भूमि को कंक्रीट के जंगल में बदला, मतलब शहर में भी अब जैसे सड़क ज्यादा बन गई हैं, जो बारिश वगैरह का पानी होता है वो जमीन में जा नहीं पाता, तो इस कारण भी हमें जल उपलब्ध होने में समस्या होती है। ओके, तो फिर जल संरक्षण कैसे करें, तो यहाँ दे रखा है आपको। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने के उपाय हमें ढूंढने चाहिए, ठीक है। जो भी गंदा पानी हो, जैसे कि बहुत तरीके अब आधुनिक मॉडर्न टाइप पर चलते हैं, जैसे फिल्टर के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। उद्योग द्वारा शुद्ध जल को औद्योगिक बहिष्कार पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। मतलब जो भी उद्योग का जल हो तो उसे साफ पानी की तरफ नहीं मिलाया जाए। ओके, और आदर्श भूमियों का संरक्षण, नदियों के प्राकृतिक प्रभाव का संरक्षण करना चाहिए, और जैविक कृषि और सूक्ष्म सिंचाई हमें करनी चाहिए, वर्षा जल का संरक्षण, ठीक है। राजस्थान में आपने कई जगह देखा होगा, जैसे बारिश होती है तो वहां छत पर वो कुछ टैंक टाइप का बना देते हैं, जिससे बारिश के पानी को बचाया जा सके, क्योंकि वहां सूखे की समस्या बहुत पड़ती है। ओके, तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, और ये चैप्टर 2 था। आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ के देखना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।